दोस्तों 5 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों हम तैयारी करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आगे दोस्तों मैं आपको 3 नंबर वाली फिर 4 नंबर वाली बता दूंगा। ऑब्जेक्ट भी हम क्या देखते जाएंगे। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान की कोई एक परिभाषा लिखिए। संविधान की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों का प्रयोग समान सिद्धांत से निश्चय किया जाता है। और यहाँ दोस्तों जब परिभाषा की बात करें तो कोशिश करिएगा जैसे गिलक्राइस्ट के अनुसार दी तो इसी बात से आपको क्या है किसी विद्वान के द्वारा ही दी हुई परिभाषा आपको लिखना है, तभी आपको यहाँ फुल स्कोर हो पाएगा, यानी 2 नंबर आपको मिल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है समाजवादी राज्य से क्या है। तो समाजवादी राज्य क्या है? वह राज्य जिसकी व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होती है समाजवादी राज्य कहलाता है। अतः भारत में समाजवादी व्यवस्था होने के कारण से क्या है एक समाजवादी राज्य है। नेक्स्ट है वयस्क होने पर भी कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित होते, यानी वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर ले वो वयस्क कहलाता है। तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते तो मत देने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ लोग वयस्क हो जाते हैं यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं फिर भी उन्हें मत देने यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो क्यों? सिंपल है आपका, पहला कि व्यक्ति के पागल या दिवालिया घोषित होने पर, देशद्रोह के जुर्म में दोषी करार देने पर या विदेशी नागरिक होने पर, ये कारण है। अगर यदि व्यक्ति पागल या दिवालिया है, देशद्रोही में उसमें के जुर्म में उसे दोषी करार दिया गया है या विदेशी नागरिक हो, तो इन कंडीशन में क्या है वयस्क होने पर भी उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। कौन मत देने योग्य है यानी कौन व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है? तो पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और वह पागल या दिवालिया या देशद्रोही ना हो और वह विदेशी नागरिक ना हो। सिंपल है, कौन वोट दे सकता है वो बातें बता जाए। भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वह पागल या दिवालिया ना हो, विदेशी नागरिक ना हो। कार्यपालिका सतत रूप में किसके नियंत्रण में रहती है? तो कार्यपालिका सतत रूप से राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। थोड़ा हम क्या है फास्ट देखेंगे क्योंकि क्या है कम समय हमारे पास, हमें क्या है ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है, तो सुनते जाइएगा। ओके, और वीडियो को पोस्ट करते ही वीडियो को देखते ही देखते तैयार करने का प्रयास करिएगा। तो कार्यपालिका सतत रूप से किसके नियंत्रण में रहती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या है? विधायिका क्या है? अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। तो कार्यपालिका से क्या हो सकता है? तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और ये और बात है कि इसकी वास्तु शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो क्या है नाम मात्र की है। राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तु शक्ति है तो किसमें होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। तो कार्यपालिका क्या है? शासन का वह अंग है जो कानून निर्मित करती है, जनता की इच्छा से कानून को लागू करती है, कानून को निर्मित करती है और जनता की इच्छा से क्या है कानून लागू करे, वो कार्यपालिका कहलाती है। और इसकी जो शक्ति होती है संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तु शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। विधायिका का अर्थ लिखिए। विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीति बनाने, बदलने और हटाने का अधिकार होता है। संसद में शून्यकाल क्या है? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। संसद में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। तो संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल के बाद, यानी मेन पॉइंट रहने वाला है सदनों में प्रश्नकाल के बाद का जो ठीक बाद का जो समय होता है उसे आमतौर में क्या है शून्यकाल या 0 आवर्स के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल में सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की 2 गुण बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण, पहला है राष्ट्रीय भावनाओं का विकास एवं उनकी सुरक्षा, दूसरा है शक्तिशाली राज्य की स्थापना। ये आपकी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। देखिए जब तैयार करें कम समय है, विशेषताएं या गुण एक ही बात रहने वाली है। जब इनका सॉल्यूशन आप तैयार करें तो मैंने आपको पॉइंट याद होने चाहिए, फिर अपने एक बार पढ़ना है, समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। मेन पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि टीचर भी जब कॉपी चेक करते हैं तो मेन पॉइंट को आपको फोकस करते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण हो जाते हैं, राष्ट्रीय भावना का विकास एवं उनकी सुरक्षा, शक्तिशाली राज्य की स्थापना।
नेक्स्ट है संघात्मक शासन प्रणाली के दोष। अभी हमने देखे थे संघात्मक शासन प्रणाली के गुण, अब हमसे पूछे जा रहे हैं दोष। तो राष्ट्रीय एकता का पर यह घात होता है और इसके साथ ही अपव्यय भी होता है। संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता को क्या घातक पहुंचाने की आशंका रहती है। अनेक बार राज्यों की सरकारें अपनी उन्नति का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती है। यानी राज्य क्या करती हैं, अपनी उन्नति चाहती हैं, देश से उन्हें मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उनकी राज्य की उन्नति होनी चाहिए। तो इससे क्या राष्ट्रीय एकता का घातक पहुंचता है। और अपव्यय किस प्रकार से कि संघीय सरकार वह साध्य है क्योंकि इसमें दोहरी राजनीति संस्थाएं, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और दोहरे कानून है। संघीय सरकार में समय और शक्ति का भी अपार का व्यय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संतुलित दस्तावेज से क्या अभिप्राय है। तो संतुलित दस्तावेज का मतलब क्या है। जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो संतुलित दस्तावेज बनाना चाहते, तो इसका यहाँ पर संतुलित दस्तावेज से मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। तो संतुलित दस्तावेज का अभिप्राय था कि संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकें, लेकिन साथ ही इससे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचा भी जा सके। एक तो चाहते हैं, यानी ये अपना जो संविधान है इस प्रकार से बनना चाहते हैं, ना ये बहुत ज़्यादा लचीला हो और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर हो। अगर क्या है कि हमें कानून में बदलाव करना है तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकें, लेकिन इतना भी ज़्यादा ये लचीला ना हो कि क्या है जब चाहे दिन प्रतिदिन क्या बदलाव होते ही रहे। इस प्रकार का मतलब है। तो ये है संतुलित दस्तावेज का मतलब। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की आपको बताना है किस तरीके से किया जाता है। दो विधियां होती है, एक साधारण विधि होती है और एक आपकी विशेष विधि होती है। दोनों विधियों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। साधारण विधि में क्या होता है कि दोनों सदनों में क्या है इसका संशोधन रखा जाता है, किसी भी सदन में रख सकते हैं। 50% प्लस से ज़्यादा क्या है लोग इसमें सहमत हो जाते हैं, ओके, दोनों सदनों में ये पास हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, संविधान संशोधन होता है। और विशेष विधि भी दी हुई है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसे आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट है हमारा संविधान किन किन मूल्यों पर के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। पारस्परिक निषेध से क्या अभिप्राय है। तो पारस्परिक निषेध का अर्थ है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। तो पारस्परिक निषेध का मतलब है धर्म और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामले पर दूर रहेंगे, यानी जो राज्य है वो धर्म कि क्या किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। ओके, इसके साथ ही राज्य के लिए क्या है जरूरी है कि वो धर्म के जो कार्य होते हैं, धर्म के क्षेत्र होते हैं, उनमें हस्तक्षेप ना करे। ओके, इसके साथ ही सभी धर्मों को क्या है समान महत्व दे। तो समानता का क्या अर्थ है। तो समानता का आपको क्या अर्थ होता है। समान रूप से समानता का अर्थ लगाया जाता है कि सभी मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को व्यवहार व आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समानता प्रजातंत्र का मूल मुख्य स्तंभ है और वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या परम आवश्यक है। जैसे समानता का सकारात्मक पहलू क्या है। तो समानता का सकारात्मक पहलू आपको बताना है। तो सकारात्मक समानता का अर्थ होता है एक जैसे लोग के लिए एक जैसा व्यवहार। समानता का सकारात्मक पक्ष निष्पक्षता पर बल देते हैं। वह यह मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो सकारात्मक समानता का अर्थ आप समझ गए। एक जैसे लोग के लिए एक जैसा व्यवहार। एक जैसे लोग के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ क्या 4 कलेक्टर एक साथ आ जाते, 4 जिलों के कलेक्टर एक साथ आते हैं, तो उनके लिए एक सी कुर्सी रहेगी। ओके, एक सी कुर्सी उन्हें रहने वाली है इस प्रकार से। लेकिन वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, ओके, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है एक ओके छोटा से मान लीजिए चपरासी पोस्ट का है उस पार्ट। ओके, अब वो आता है, वो कहेगा कि इन चारों ये कलेक्टर बैठे हैं लेकिन चारों लोग बैठे हुए हैं, इनको कुर्सी बैठाया जा रहा है और हमें क्या है यहाँ फट्टी में बैठा दिया गया है। तो ये असमानता हो गई। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है एक जैसे लोग के लिए एक जैसे लोग, यानी वो चारों कलेक्टर की पोस्ट में ओके एक जैसे लोग के लिए एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है ओके कि 2 चपरासी भी कुर्सी में बैठे हुए, एक तीसरे वाले चपरासी को नीचे बैठाया जाए, तो ये भेदभाव हो जाएगा। लेकिन ये आपका कहलाता है सकारात्मक समानता का मतलब समझ गए, एक जैसे लोग के लिए एक जैसा व्यवहार। मानवाधिकार आयोग के कोई 2 आपको कार्य बताने हैं, तो ये आपके दिए मानवाधिकार आयोग के कार्य कि पीड़ित व्यक्ति या पक्ष द्वारा स्वयं या उसकी तरफ से किसी अन्य द्वारा दर्ज की कराई गई मानव अधिकार उल्लंघित विषयों के मामले की जांच करना मानवाधिकार आयोग का प्रथम कार्य होता है। इसके मानवाधिकारों का उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले पर न्यायपालिका की अनुमति लेकर संबंधित मामलों में क्या हस्तक्षेप करना। अधिकार का महत्व लिखिए। अधिकार क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
ये हमें सम्मानित और गरिमामय जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार हमें सृजनात्मक एवं मौलिक होने का मौका देता है। इस प्रकार आजीविका का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और आपको भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर बताना है। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति होती है। फिर एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता का जोड़ देना और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता के मुख्य सरोकार होना। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की दो विशेषताएं लक्षण या गुण बताने हैं। विशेषताएं गुण लक्षण की बात रहने वाली है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्म एक समान तथा धार्मिक मामलों में वह तटस्थता की नीति अपनाता है। सिंपल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। वो क्या है, सभी जो भी धर्म है सभी को समान व्यवहार करता है, समानता का अपनाता है। इसके साथ ही राज्य की दृष्टि में कोई भी धर्म क्या है, समान सब एक, जो सभी धर्म का एक समान होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्यों कहा जाता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का आशय शासन सत्ता जनसाधारण में निहित होने के साथ ही राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि हो तथा देश के शासन की अंतिम सत्ता जनसाधारण में निहित है, अर्थात विधायिका की निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये सारी बातें भारत में विद्यमान है, इसलिए भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मताधिकार को आपको परिभाषित कीजिए। जब इस प्रकार से आपका पूछा जाए परिभाषित कीजिए तो आपको किसी न किसी विद्वान के अनुसार परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ J.S. मिल के अनुसार दी है मताधिकार की परिभाषा कि लोकतंत्र मनुष्यों की बराबरी के स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जब नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाए। सरकार के कानून और नीतियों के में सभी लोगों के प्रभावित होते हैं। जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय भी सबके द्वारा होना चाहिए। जैसे क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? तो ये आपका नहीं यहाँ बताना कि नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार का निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग का क्या सुझाव था? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग का सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। राज्यपाल की नियुक्ति में क्या मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए, ये सरकारी आयोग था, उसने ये कहा था। आगे देख लेते हैं। आगे और क्वेश्चन हमें तैयार करना है। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे। उदाहरण के साथ आपको इस बात को बताना है। तो संविधान की जो व्याख्या प्राय का एक विवादास्पद मुद्दा रहा है कि संविधान की जो व्याख्या में क्या है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनकी व्याख्या अलग अलग हो रहा है। न्यायपालिका अलग कह रही है लेकिन संसद इसकी अलग ही व्याख्या होती है। फिर संशोधन की संसद और न्यायपालिका द्वारा अलग अलग व्याख्या की जाती है। वास्तव में संविधान के संशोधन में इसी मतभेद का परिणाम है। 1951 में किए गए पहले संविधान संशोधन के पीछे यही कारण था, यानी मतभेद था। ओके, उसका व्याख्या ही नहीं कर पा रहे सही से। मान ली वास्तव में वो बात कुछ कह रहा है, हम समझ कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम सोचे ये गलत है और उसको है उसके जो नियम को कानून को बदल दें। यहाँ जो मुख्य कारण था, जैसे 1951 जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसका पीछे यही कारण था कि क्या है, भ्रामकता थी और उसकी व्याख्या में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज 2 विषय आपको बताने हैं। तो 11वीं अनुसूची में 2 दर्ज विषय कौन से हैं? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की आपको विशेषता बतानी है। तो स्वतंत्रता समानता भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की विशेषता में, राजनीतिक में अब देखिए संविधान की कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं, राजनीतिक दर्शन में पूछा जा रहा तो आपकी स्वतंत्रता और समानता ये विशेषता रहने वाली है। तो बस आपको स्वतंत्रता और समानता के बारे में जानते ही 2 लाइन बता सकते हैं। हमारे संविधान में 2 उपलब्धियां लिखी है। तो हमारे संविधान की क्या क्या उपलब्धियां हैं तो आपको बताना है। तो पहला कि हमारे संविधान का उदारवादी व्यक्तिवाद मूर्त रूप देकर उसे काफ़ी मजबूत किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया है जहाँ सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति के स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते हैं अथवा सत्यता भाव रखते हैं। और हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच आए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता को प्रकट होता है। भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कई आगे है। समानता का महत्व इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समानता क्या महत्व होता है? तो मानव विकास के लिए सहायक, समानता का विकास के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास में तभी हो सकता है जब उसे क्या समानता प्राप्त हो।
नेक्स्ट पॉइंट है कि शोषण का अंत करने में ये सहायक होता है। शोषण का अंत किस प्रकार से, जैसे पहले हम जानते थे कि क्या है, ये जाति व्यवस्था में देख लें, क्योंकि जातीय व्यवस्था में हम देख लेते हैं तो ऊंच नीच का भेद चलता था, समानता थी नहीं। इससे क्या है, जो उच्च जातियाँ होती थी, निम्न जातियाँ क्या शोषण किया करती थी, लेकिन जब समानता आ गई है तो शोषण का भी अंत हो गया है। बाकी किस लिखना किस प्रकार से, अब यहाँ भी एक बार पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं। मेन आपको क्या पॉइंट याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन कौन पॉइंट के अंतर्गत हम इसको समझा सकते हैं। आर्थिक असमानता को दूर करने के 2 उपाय बताना है। आर्थिक असमानता कैसे दूर की जा सकती है? पहला, कम से कम आर्थिक विषमताएं। आर्थिक समानता से क्या अभिप्राय है? समाज में यह में सभी व्यक्तियों को रोजगार का समान अवसर मिले। आर्थिक असमानता दूर करने का पहला उपाय है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर मिले और समान कार्य के लिए क्या समान वेतन मिले। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर मिले और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ये है आपके आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय। राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में आपको अंतर बताने हैं, तो ये आपके दिए राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में अंतर, तो इसे भी तैयार करके रखिएगा। फिर नागरिकों के दो आपको राजनीतिक अधिकार बताने हैं, तो राजनीतिक ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नागरिकों को 2 राजनीतिक अधिकार में पहला है मत देने का अधिकार, दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार। यानी निर्वाचित का मतलब क्या है कि यदि आप क्या है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप भी क्या लड़ सकते हैं चुनाव। तो पहला तो आप समझते हैं मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, इसके साथ ही निर्वाचित होने का अधिकार है कि दूसरा राजनीतिक अधिकार निर्वाचित होने का अधिकार है, क्योंकि जनतंत्र में सरकार जनता की है, जनता के लिए जनता के द्वारा होती है। नागरिकों को व्यवस्थापिका सभा आदि सार्वजनिक संस्थाओं का सदस्य चुने जाने का अधिकार होता है यदि वे क्या है निहित अर्थाएं पूरी हों, यानी जो उसकी योग्यता है उनको पूरा कर रहा है तो क्या है ये हम क्या है सरकार में भी जा सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता से क्या है? धर्मनिरपेक्षता इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्रीवियस पेपर में आया था। धर्मनिरपेक्षता भी प्रीवियस में क्वेश्चन आपका आ चुका है, तैयार करना है। इसका आशय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य धार्मिक मामलों में पूर्णतः असंबद्ध होता है और सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखता है। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक दोनों तरफ की वर्चस्व में रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर के समानता को बढ़ावा देता है। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले आपको 2 कारण आपको लिखने हैं। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले कारण कौन से हैं? पहला कि हम मतलब धर्मनिरपेक्षता अपनानी चाहिए, तो इससे क्या कारण है? तो भारत में विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग रहते हैं, अतः अल्पसंख्यक का संप्रदाय के लोगों का समुचित सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत का स्वीकार किया गया है। इससे क्या होता? धर्मनिरपेक्षता ना होती धर्मनिरपेक्षता ना होता तो क्या बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक पर अपना क्या धर्म थोप भी सकते थे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। फिर भारतीय संविधान की आपको 2 कोई स्रोत बताने, यानी स्रोत का मतलब होता है कि भारतीय जब संविधान तैयार हुआ तो विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ टॉपिक लिए गए, तो आपको बताना है। तो कई सारे स्रोत हैं, ओके, जिसमें आपको 2 स्रोत बताने हैं। तो जैसे ब्रिटेन के संविधान की बात करो, अमेरिका का संविधान, यहाँ 2 स्रोत हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो तरीका होता है, विधायिका के अध्यक्ष का पद, एकहरी नागरिकता, न्यायपालिका के ढांचे का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया। तो यह ब्रिटिश संविधान से क्या आइडिया लेकर ये सब अपने संविधान में आए हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या आइडिया लिया गया है कि अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन आदि के प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। संविधान के आपको 2 कार्य बताने से संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। तो संविधान का प्रमुख कार्य है बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क आपको देने हैं। तो महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क क्या है? लोकतांत्रिक सरकार में प्रभु सत्ता का निवास जनता में निहित होता है, तो महिला क्यों वंचित रहे? यानी सरकार के जो लोकतांत्रिक सरकार में प्रभु सत्ता का निवास क्या जनता में निहित होता है, यानी जो सरकार की शक्तियां होती है जनता में निहित होती हैं। ओके, तो फिर यहाँ जनता में तो महिलाएं भी शामिल हैं। ओके, तो ये महिला क्यों वंचित रहे? मिल के अनुसार सरकार के कानून व नीतियों के में से संपूर्ण जनता प्रभावित होती है तथा जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा होना चाहिए। यह महिला मताधिकार के पक्ष में प्रमुख पुष्टि थी। मतलब मिलने कहा, मिलकर पक्ष था महिलाओं के अधिकार में कि यह जो
जिस बात का प्रभाव क्या सब पर पड़ता है। जबकि कोई भी नियम बनता है तो उसका प्रभाव तो पुरुषों पर पड़ता है और महिलाओं पर पड़ता है। जब सब पर प्रभाव पड़ा तो इसको क्या है, सबको क्या है, मताधिकार का क्या है, सहयोग देना पड़ेगा और सबको मताधिकार का अधिकार देना पड़ेगा। जैसे मतदाता पहचान पत्र का क्या महत्व है, तो मतदाता पहचान पत्र का सबसे बड़ा लाभ है कि व्यक्ति विशेष के स्थान पर दूसरे व्यक्ति उसके नाम का दुरुपयोग करके फर्जी मतदान नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग व निर्वाचन अधिकारियों को फर्जी मतदान को नियंत्रित करने के एक कारगर उपाय के रूप में मतदाता पहचान पत्र में क्या है, सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संकटकालीन आपको शक्तियां बतानी है। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां दी है दो ठो आपको, कि देश पर बाह्य आक्रमण, देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर, वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। पहला है कि आपातकाल लागू करने की शक्ति होती है। फिर राज्यों के प्रतिवेदन से अन्य तरीके से राज्य को राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तो पहला क्या है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां कौन सी है, कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में होने पर या राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देता है। तो दूसरा पॉइंट रहने वाला है, यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा से या अपने किसी भी तरीके से यह विश्वास हो जाए कि राज्य की जो सरकार है वहाँ सही से काम नहीं कर पा रही है, ओके, या वो क्या है, सफल नहीं है और संविधान के अनुसार क्या राज्य नहीं चल रहा है, तब क्या है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति पर उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इस प्रकार से हमारे 2 अंकी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। बाकी दोस्तों आप क्या है, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का आप कोर्स ले सकते हैं। प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप क्या है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ले लेना है। और जब कोर्स लीजिएगा तो पॉलिटिकल 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो फीस और कम हो जाएगी, यानी नाम की फीस में कंप्लीट आपके पास मटेरियल मिल जाएगा। 2 अंकी वाला, 3 अंकी वाला, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, तो आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे और बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, तो काफ़ी आसानी से कम समय आपका है प्रॉपर तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दिएगा, साथ ही टाइम से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।